हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो है ह्यूमन सिस्टम्स, उसका हम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम करने जा रहे हैं, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्लियर है? और इसके बाद एक एंडोक्राइन सिस्टम और रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और इससे पहले हमारे जितने भी 6 सिस्टम्स हो गए, आई थिंक आपने अच्छे से वो समझ लिए होंगे। क्लियर है? तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है? जैसे हमारे देश में हमारी 3 वे सरकार चलती है ना, एक तो केंद्र सरकार होती है, फिर एक राज्य सरकार होती है और फिर एक होती है लोकल बॉडी जो हमारी नगर पालिका पंचायत ये होती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी 3 अलग अलग लेवल है हमारे नर्वस सिस्टम के। और हमारे ये जो 2 सिस्टम्स, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, द सिस्टम ऑफ हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी में एक तरह से हमारी बॉडी को रिमोट कंट्रोल की तरह ये नियंत्रण में रखते हैं। समझ में आ गया? जैसे रिमोट कंट्रोल डिवाइस होती है ना, बस ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। हमारी बॉडी के बिहेवियर को या हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो ये दोनों सिस्टम मिलजुल के करते हैं। तो दीज टू सिस्टम्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, नियंत्रण एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है जितने भी हमारे बॉडी में गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती है, उनमें आपस में सामंजस्य बिठाना, यूनिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन, समझ में आएगा? एक दूसरे का सहयोग करना। ठीक, सही समय पे सही सिस्टम का सही एक्टिविटी को अंजाम देना ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज सब तालमेल बिगड़ जाएगा। तो अलग अलग गतिविधियों में तालमेल बिठाना और हमारे शरीर को नियंत्रण में रखना, ये दोनों ही काम है इन दोनों सिस्टम्स के, दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड दूसरा क्या बताया मैंने, एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले देखेंगे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है कि नहीं? का तो इसमें जो नर्वस सिस्टम हमारा ह्यूमन बींग्स का है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि मैंने बताया, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो पहले उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन इस पे से ज्यादा आता है, जो फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी होती है बाउंड्री, इसमें आता है हमारे नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के दूसरे अंगों से, ऑर्गन से जोड़ते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 43 पेयर्स जोड़े हैं नर्व्स के। तो इन अ टोटल देयर आर अबाउट क्या, बिल्कुल प्रिसाइज 86 नर्व्स आर देयर। समझ में आ गया? तो ये नर्व्स बिजली के तारों की तरह है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ती है, किससे? बाकी अंगों से, उनको नियंत्रण में रखने के लिए। और फिर एक और हमारा सिस्टम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये एक अलग ही सिस्टम है, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन से अलग ही अपना काम करता है। तो इसका भी काम देखेंगे बाद में। ऑटोनॉमस मतलब तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपने देखा होगा हमारे कई ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के अलावा कई जगह पे ऐसे होते हैं कि जो नक्सल एक्टिविटीज होती है ना, नक्सली उग्रवादी लोग, आतंकवादी लोग होते हैं, ये अपनी अलग से ही पैरेलल सरकार चलाते हैं, सरकारी काम कानूनों को नहीं मानते हैं। तो बस एक तरह से इसी तरह से समझ लेंगे, ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एंड ये इनके इन्फ्लुएंस में नहीं होता, ये अपने इंडिपेंडेंटली कार्य करता है इन दोनों के असर के बिना। क्लियर? चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये किन किन चीजों के बने। ठीक, तो चलिए सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है कि नहीं? का ये मेन सिस्टम है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रेन क्या चीज है। ठीक है, मस्तिष्क। ठीक, हिंदी में मस्तिष्क। तो जो ब्रेन है ये हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो जिन सेल्स का बनता है उनको नर्व सेल्स बोलते हैं। बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़ा है नर्व सेल के बारे में, न्यूरॉन भी कहते हैं इसको। तो इसका डायग्राम एक बार और देखेंगे, कैसा इसका डायग्राम होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन लास्ट पे देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के एंड पे। सो फर्स्ट ब्रेन हमारा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का ब्रेन है, सबसे बड़ा हिस्सा। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, मतलब न्यूरॉन्स। एक बात और बता दो बच्चों, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं पूरे शरीर में, सबसे ज्यादा डेंस पैकिंग जो सेल्स की होती है, सबसे ज्यादा घनत्व जो है सेल्स का, वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। इतना ज्यादा टाइटली पास पास सेल्स पैक होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम आर देयर। ठीक है, और सबसे बड़े साइज के सेल्स होते हैं। हमारे शरीर में हम जो भी भोजन खाते हैं उसका 70% एनर्जी ये ब्रेन ही ले जाता है, खर्च कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सो दिन रात ये एक्टिव रहता है, सोते वक्त भी ये कुछ ना कुछ काम करता रहता है ब्रेन। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाला ऑर्गन है। चलिए, तो किस चीज का बना है ये ब्रेन? नर्वस टिश्यू का बना हुआ है, न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें बताया एक सेल बॉडी होती है बड़ा और एक बिल्कुल टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
पतला सा। तो जो सेल बॉडी होती है वो ग्रेइश कलर की दिखती है, और जो उसका टेल लाइक एक्सॉन पार्ट होता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखता है। तो ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में बाहर की ओर जो होता है ना साइटोन रीजन होता है जो कि ग्रे कलर का दिखता है, और सेंटर की ओर उनके क्या होते हैं, एक्सॉन रीजन होता है जो व्हाइट होता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं तो ब्रेन जो है ना वो दो प्रकार के मैटर का बनता है। जो बाहर का मैटर है, आउटर मैटर, इट इज ग्रे कलर्ड कंसिस्टिंग ऑफ साइटॉन्स, एंड द इनर मैटर इज व्हाइट कलर्ड कंसिस्टिंग ऑफ एक्सॉन्स। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल उल्टा है। एस फॉर स्पाइनल कॉर्ड, एस फॉर सफेद, बाहर से सफेद मतलब व्हाइट मैटर है, सेंटर में उसका ग्रे मैटर है, बिल्कुल उल्टा। तो ग्रे, बाहर से ब्रेन ग्रे है, अंदर से व्हाइट है। स्पाइनल कॉर्ड बाहर से व्हाइट है, अंदर से ग्रे है। समझ में आ गया? तो साइटोन का कलर ग्रे होता है क्योंकि इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंसली पैक्ड विद फूड, ग्लाइकोजन, ग्रेन्यूल, तरह तरह की सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, तो इसके कारण ग्रेइश कलर का दिखता है। बाकी साइटोन जो होता है, एक्सॉन जो होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल व्हाइट दिखता है। क्लियर है? चलिए, अब ये जो ब्रेन है बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को नियंत्रण में रखता है, तो उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। ये हम किस में पढ़ चुके हैं? डेफिनेशंस वगैरह शुरू में थी ना, टर्म्स स्टार्टिंग में चैप्टर के, वहां बताया था मैंने मेनिंजेस क्या होता है। ठीक है कि नहीं? क्या सो जो सबसे बाहर की लेयर है इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, जो बीच वाली लेयर है अरेक्नॉइड मेटर, और जो सबसे अंदर की है वो पायामेटर। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर के बनता है मेनिंजेस, ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेन की आउटर कवरिंग है, अंदर से सॉफ्ट इसके टिश्यू है। नाउ जो सबसे बाहर की दो लेयर है कौन कौन सी? ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड मेटर, बाहर की और बीच वाले। ठीक है, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ, और ये फ्लूइड कहलाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF शॉर्ट में। ठीक है, सो द फ्लूइड filled between outer two layers is called cerebrospinal fluid। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। समझ में आ गया? द ब्रेन इज ए प्रोटेक्टेड, और इसके अलावा ये 3 लेयर मेम्ब्रेन तो है ही, इसके अलावा बाहर से एक बोनी एनवलप है। समझ में आ गया? बोन्स मतलब हड्डियों का एक पूरा स्कल है जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है, तो इसको क्रेनियम भी कहते हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी एनवलप, हड्डियों का केस है जिसके अंदर ये ब्रेन प्रेजेंट होता है, अंदर कैविटी है उसके, और इसी को हम क्रेनियम भी कह सकते हैं या फिर स्कल, खोपड़ी भी कह सकते हैं। और ह्यूमंस में जो एवरेज वेट होता है ब्रेन का वो लगभग 1280 ग्राम से लेकर के 1350 ग्राम्स तक होता है, 1.28 केजी से 1.35 किलोग्राम्स तक। ठीक है, और ये जो ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक बात और जरूर बच्चों बता दूं मैं आपको, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन उसका मास डिवाइडेड बाय बॉडी का मास। समझ में आ गया? ब्रेन का मास डिवाइडेड बाय बॉडी का मास, ये रेशियो जो होता है ये किसी भी इंडिविजुअल की रिलेटिव इंटेलिजेंस दर्शाता है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स है धरती पे, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर इज द ह्यूमन बीइंग, जिसमें कि ब्रेन बाय बॉडी मास रेशियो इज मैक्सिमम। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है एलिफेंट्स का, फिर डॉल्फिन्स का, क्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो का भी काफी हायर साइड में आता है। तो ये मैं जो 4 जीव बताए, कौन कौन से बताए? ह्यूमन बीइंग्स, एलिफेंट, डॉल्फिन्स एंड क्रो, कौवे, इनका जो है ब्रेन टू बॉडी रेशियो ये क्या है? बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे हम बहुत पुराने समय के ऑर्गेनिजम्स को ले लें, डायनासोर्स ले लें, उनका शरीर तो भारी भरकम होता था बट ब्रेन का साइज बहुत छोटा होता था, रेशियो बहुत कम आता था, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे वो। तो ह्यूमन बींग्स जो है इंटेलिजेंस के लेवल में सबसे टॉप पर आते हैं। ठीक है, ब्रेन मास टू बॉडी मास रेशियो ये सबसे मैक्सिमम होता है किसमें? ह्यूमन बींग्स में। क्लियर है? चलिए, अब ये जो ब्रेन है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सेरिब्रम, दूसरा पार्ट है सेरिबेलम, और तीसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो पढ़ते हैं पहले सेरिब्रम क्या है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये बिल्कुल टॉप मोस्ट ऊपर वाले हिस्से में होता है, मतलब जहां जहां पर्सन के बाल होते हैं ना, जहां जहां माथे के ऊपर से लेकर के पीछे तक पूरा ऊपर का पोर्शन जो होता है, ये कहाँ क्या मौजूद होता है? वहां पे सेरिब्रम। तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, अपीयर्स स्फेरिकल फ्रॉम द टॉप। अगर ऊपर से देखें कि किसी पर्सन के सर पे, तो ये लगभग गोलमोल स्फेरिकल जैसा लगेगा। ठीक है कि नहीं? का ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, और ये जो है ब्रेन ऊपर से तो गोलमोल लगेगा ऐसे टॉप पे, लेकिन ये दो बीच में पार्टीशन के माध्यम से ये 2 आधे हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है, बटा हुआ जान पड़ता है। तो ये जो 2 हाफ हिस्से हैं, 2 हाफ्स हैं इसके, इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो एक्चुअल में स्फेरिकल नहीं है, दिखाई स्फेरिकल ऊपर से देता है, बट एक्चुअल में अंदर से खोखला है। ठीक है कि नहीं? तो जो 2 हाफ्स हैं इसके, किसके? सेरिब्रम के, उसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों हेमिस्फीयर्स एक व्हाइट कलर के फाइब्रस टिश्यू से आपस में चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये जो टिश्यू है व्हाइट कलर का,
फाइब्रस टिश्यू, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस कैलोजम। सो दिस इज द टिश्यू विच जॉइंस these two cerebral hemispheres, ठीक है। so this is the largest part of the brain which appears spherical from the top, ठीक है। अब ये जो ब्रेन है, सेरिब्रम है, इसकी बाहरी सतह होती है, उसमें खूब सारे फोल्ड मतलब ऊंचाई नीचे, ऐसे 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 बल पड़े हुए, खूब सारे ऊंचे नीचे। आगे अलग से डायग्राम आएगा, उसमें बता दूंगा आपको कैसे दिखाई देते हैं फोल्ड। तो अब इन फोल्ड में कुछ तो रिजेस है, रिजेस मतलब ऊंचाइयां, और गड्ढे जो है ना वो गायरी कहलाता है। तो रिजिस जो होते हैं, सॉरी, रिजिस को बोलते हैं गायरी, और जो गड्ढे हैं ग्रूव्स उनको बोलते हैं सल्सी। समझ में आ गया? सो दीज फोल्ड्स हैव मैनी रिजिस, रिजिस मतलब होता है ऊंचाइयां, ठीक है, पीक, ऊंचाइयां, उनको तो गायरी बोलते हैं, और जो गड्ढे हैं ग्रूव्स, गहराइयां हैं, उनको बोलते हैं सल्सी। समझ में आ गया? सिंगुलर इनके हैं गायरस एंड सल्कस, ठीक है, और आई लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये फोल्ड्स हैं किसके ऊपर? सेरिब्रम के आउटर सरफेस के ऊपर। जितने ज्यादा ये फोल्ड होंगे ना उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा। भाई कम फोल्ड होंगे तो सरफेस एरिया कम, और जितने ज्यादा फोल्ड होंगे ऐसे ऐसे उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड मोर द सरफेस एरिया, मोर द नंबर ऑफ फोल्ड्स, ग्रेटर इज द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। जो उसकी बुद्धिमत्ता का लेवल है ना, जो सोचने समझने की शक्ति है, दिमागी जो उसका क्या है, पावर है, वो ज्यादा होगी। समझ में आया क्या? सोचने समझने की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोल्ड्स, मोर इज द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। उसका जो नॉलेज का भंडार है, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मोर द नंबर ऑफ फोल्ड्स, मोर विल बी द सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया, जहां पे पर्सन सोच, क्योंकि थिंकिंग वाला पार्ट है ये, तो उतना ही ज्यादा पर्सन इंटेलिजेंट होता है। और इस पे अलग अलग सेंटर्स है। सेरिब्रम जो होता है उस पे अलग अलग हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स के सेंटर्स है, हमारे बेसिक सेंसेस 5 होते हैं ना, स्पीच, बोलचाल के लिए इस पे सेंटर है, जो जिसके कारण हम बोल पाते हैं। विजन, दृष्टि, जिसके कारण हम देख पाते हैं, सेंसेशन ऑफ विजन। स्मेल के लिए सेंटर है यहाँ पे, जिससे हम अलग अलग प्रकार के सुगंधों को पहचान पाते हैं। टेस्ट, कई प्रकार के अलग अलग जो हमारे टेस्ट होते हैं, टंग से जो महसूस करते हैं, उसके लिए सेंटर्स हैं यहाँ पे। मेमोरी, याददाश्त के लिए यहाँ पे जगह है, सेंटर है। थिंकिंग पावर, हमारा जो हम सोचते हैं ना, ये हम सेरिब्रम पे सेंटर है, उसी के कारण सोच पाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, किसी चीज का कारण जानने की जो क्षमता है, या किसी चीज का कारण खोजने की जो एबिलिटी है, कारण देने की, रीजन करने की जो एबिलिटी है, वो सेरिब्रम के कारण होती है। नॉलेज, बेसिक ज्ञान जो है। हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग मतलब सुनने वाली जो प्रॉपर्टी है, इन सब के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? सेरिब्रम पे होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। क्लियर है? चलिए, और खूब सारे इसमें फोल्ड्स होते हैं जिनको हम क्या, गायरी एंड सल्सी बोलते हैं, ठीक है। और दो हाफ्स किससे जुड़े हुए हैं? कॉर्पस कैलोजम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके ये फंक्शन ध्यान रखेंगे, और ये फोल्ड्स की संख्या ज्यादा होने से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। सेकंड हमारा पार्ट है सेरिबेलम। ओके, अब ये जो होता है ये सबसे छोटा पार्ट है, ये पीछे की ओर होता है। समझ में आ गया? ये कहाँ होता है? जहां पे हमारा नॉर्मली कॉलर आता है ना शर्ट का, पीछे की ओर होता है, ठीक है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड इज कवर्ड बाय सेरिब्रम। ऊपर से, टॉप से बिल्कुल सेरिब्रम से ढका हुआ होता है, ठीक है। इसको हम हाइंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके क्या काम है? बेसिक इसके 3 मेन काम है। कोऑर्डिनेटिंग मस्कुलर एक्टिविटी, हमारे शरीर में जो भी मस्कुलर एक्टिविटी, गतिविधि होती है, हम हमारे शरीर में जो भी जानबूझ के जो भी हरकतें करते हैं, मसल्स, भाई जितने मूवमेंट है शरीर में मसल्स के कारण होते हैं, और ये मस्कुलर मूवमेंट्स जो होते हैं इसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। ऑल द मस्कुलर एक्टिविटी, वो मसल्स जो हमारी कौन सी मसल्स हैं? वॉलंटरी मसल्स जो ब्रेन के कंट्रोल में है, वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। तो कोऑर्डिनेटिंग मस्कुलर, हम हाथ पैरों को जो हिलाते हैं हमारी इच्छा से ही तो हिलाएंगे, और हमारी इच्छा मतलब ब्रेन की इच्छा। तो ब्रेन जो होता है मसल्स को आदेश देगा तभी हम हमारे हाथ पैर हिला पाते हैं, नहीं तो हम नहीं हिला पाएंगे। तो मस्कुलर एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद बॉडी बैलेंस एंड प्रिसिजन ऑफ एक्शंस, तो शरीर का जो बैलेंस है। अब ये बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है बच्चों। हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जो हमारा इंटरनल ईयर है उसके अंदर एक सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, कॉक्लिया, और उसके अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है। और अगर हम मान लीजिए गोल गोल चक्कर काटते हैं तो ये फ्लूइड ऑसिलेट करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, जिससे कि क्या है? हमको चक्कर आते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड स्टिल बना रहेगा तो क्या होता है? हम प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं और हम सीधा एक लाइन में चल पाएंगे, ठीक है कि नहीं। और अगर मान लो किसी को जोर से चक्कर आ रहा है, इसको बोलेंगे सीधा लाइन में चल के दिखाओ तो गिर जाएगा वो। तो ये बैलेंस बनाए रखने का काम इंटरनल ईयर का होता है। इंटरनल ईयर जो है वो सीधा एसोसिएटेड है किससे? सेरिबेलम से। तो बॉडी बैलेंस के लिए जरूरी है सेरिबेलम, ठीक है कि नहीं। क्या आपको साइकिल कोई चलाने के लिए बोले कि स्ट्रेट लाइन में चलाओ, स्ट्रेट लाइन में चल के दिखाओ। रेलवे की जो एक सिंगल पटरी होती है बोले कि उस पर चल के दिखाओ, तो उसके लिए हमको कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा। कोई जो नट होते हैं वो देखा होगा आपने, परफॉर्म करते हैं तो रोप पे चल के दिखाते हैं, तो उसके लिए भी बॉडी बैलेंसिंग की जरूरत होती है। तो जहां जहां बैलेंसिंग एक्टिविटी होती है वहां वहां पे क्या है? सेरिबेलम
का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा प्रिसीजन ऑफ एक्शन, प्रिसीजन होता है एक्यूरेसी। आपको एक सुई दे दे, उस सुई में धागा पिरोना है, अब वो प्रॉपर जगह पे धागा टच होना चाहिए होल के अंदर, तभी जाके धागा पिरोया जाएगा। तो इसमें प्रेसिजन का काम होता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? इसी प्रकार से सपोज आपको एक लाइन खींची हुई है, उसी के ऊपर आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेस करनी है। समझ में आ गया कि नहीं? कई बार देखो हिंदी के शब्द होते हैं ना, और ज्यादा बड़ा शब्द हो जाता है तो ऊपर जब आप लाइन खींचते हो, ऊपर की जो डंडा लगाते हो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वहां पे प्रेसिजन बेस्ड एक्शन ही होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सीधी लाइन खींचना, किसी खींची हुई लाइन के ऊपर से ड्रॉ करना, क्लियर है कि नहीं क्या? ये प्रेसिजन बेस्ड एक्शंस होते हैं। तो प्रेसिजन मतलब तो एक्यूरेसी। और उसके अलावा होता है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। अब पोस्चर मतलब क्या होता है? हमारे शरीर का जो उठने बैठने चलने का सोने का जो तरीका है, वो सब पोस्चर्स कहलाता है। तो सही पोस्चर को मेंटेन करने का काम भी किसका है? सेरिबेलम को। वो भी मसल्स की मदद से होता है। समझ में आ गया? तो मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करना, बॉडी बैलेंस, प्रेसिजन ऑफ एक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर्स, ये काम है सेरिबेलम का, हाइंड ब्रेन का। आगे चलते हैं हम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है और ऑलमोस्ट लौकी के जैसा। तो ऑब्लोंग मतलब होता है कि ऑलमोस्ट जैसे लौकी का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, पूरा सिलिंड्रिकल भी नहीं है, किनारे से ओवल है, मोटा है, फिर पीछे से पतला है, और ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल जैसा होता है। वो भी एक जैसा मोटाई नहीं होती। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है ऑब्लोंग स्ट्रक्चर कहलाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाले जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ना, कौन से, सेरिब्रम और सेरिबेलम, इनको चिपका के रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, सो इट इज ऑब्लोंग इन शेप एंड जॉइंस द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इन तीनों को इकट्ठा रखने का काम करता है। अभी ये बता दूंगा मैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन किन पोर्शंस को बोलते हैं। तो इंग्लिश के टर्म्स है, बेसिकली हम ये तीन टर्म्स टेक्निकल याद रखेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। ठीक है, तो ये हम इंग्लिश में छोटे बच्चों को बताते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो ये भी बता देंगे क्या होता है। ठीक है, और मेडुला का मेन काम क्या है? कुछ तो ये वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, कुछ इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो ब्रेन के कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी मतलब होता है जो अपने आप होते हैं, जिसको हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ आ गया? जो हमारी इच्छा से हम जिन पे लगाम नहीं लगा सकते, ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस। क्लियर है? तो वॉलंटरी एक्शन तो ठीक है, सबको पता है, मस्कुलर एक्टिविटीज वगैरह हो गई, ठीक है कि नहीं क्या? वॉलंटरी जो जानबूझ के करते हैं। लेकिन कुछ अपने आप जो गतिविधियां होती है शरीर के अंदर, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, सांस अंदर बाहर करना, हम जानबूझ के नहीं करते, अपने आप ही होता है। सोते वक्त भी होता है। हार्ट बीट, इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते इसको, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट पंप करता रहेगा तो बीटिंग होती रहेगी। कफिंग, खांसना हमारे बस में नहीं है, खांसी छींक आएगी तो आएगी आएगी। इसी प्रकार से स्नीजिंग हो सकता है। पेरिस्टालसिस, भोजन का मूवमेंट जो होता है ना, फूड पाइप के अंदर देखा था हमने किस प्रकार से फूड पाइप में जो जैसे ही भोजन पहुंचता है तो उसकी मसल्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेव लाइक पैटर्न में भोजन को पहुंचा देते हैं स्टमक में, ये हो गया। देन ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड का जो प्रेशर है मेंटेन रहता है अपने आप। ये ब्लड के वेसल्स रेगुलेट करते हैं, उनकी मसल्स रेगुलेट करती है, जो स्मूथ मसल्स है जो कि ब्रेन के कंट्रोल में काम नहीं करती। सर्कुलेशन हो गया, ठीक है कि नहीं का? और इसके अलावा और भी है, इसमें अलग अलग सेंटर्स है जो क्या रेगुलेट करते हैं, सलाइवेशन। अच्छा भोजन देखा, स्वादिष्ट भोजन देखा, अपने आप ही मुंह में लार आने लगती है, पानी आने लगता है ना, उसके नाम सुनने से ही कई बार पानी जाता है, तो सलाइवेशन इसी कारण होता है। वोमिटिंग, उल्टी आना, रोक नहीं सकते आप इसको, ठीक है कि नहीं का? स्नीजिंग, क्या, छींकना, खा, और ये क्या, खांसना, ये सब चीजें जो होती है मेडुला कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस हो गई, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ठीक है, अच्छा, तो क्या बताया हमने? पहले सबसे ऊपर क्या है, सेरिब्रम, पीछे की ओर है सेरिबेलम, और बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जहां खत्म होता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड चालू होती है। तो पोस्टीरियर मतलब उसका जो अंत, सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इट गिव्स राइज टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तीनों जो पार्ट थे बच्चों, ये थे ब्रेन के। समझ में आ गया? सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। अभी थोड़ी देर में डायग्राम देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका सेकंड पार्ट है। तो पहले हमने ब्रेन देख लिया, सेकंड पार्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अभी जो स्पाइनल कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सीनुमा स्ट्रक्चर है। मैंने बताया ब्रेन में आउटर मैटर ग्रे है, सेंट्रल मैटर व्हाइट है। इसमें उल्टा है, इसमें बाहर का मैटर व्हाइट है, सेंटर मैटर क्या है, ग्रे। तो व्हाइट का मतलब बाहर की ओर इसमें क्या आते हैं, एक्सॉन आते हैं, और अंदर की ओर क्या होते हैं, सेंटर की ओर क्या होते हैं, साइटोन, जो सेल का रीजन है, मोटा। तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सीनुमा स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। पोस्टीरियर मतलब नीचे वाला हिस्सा, एंटीरियर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है कि नहीं? तो ये ब्रेन के निचले हिस्से से ये स्टार्ट होती है। इट हैज आउटर मैटर व्हाइट, इसका बाहर का मैटर कैसा है, व्हाइट है, क्योंकि बाहर एक्सॉन है। एंड इनर मैटर इज ग्रे, क्योंकि सेंटर पे साइटोन है, साइटोन के डेंस साइटोप्लाज्म के कारण वो ग्रे दिखाई देता है। एंड सेंटर पे ये छोटी थोड़ी सी खोखली है, सेंटर पे इसकी छोटी सी क्या, खोखली कैविटी होती है, पूरी सॉलिड नहीं। जैसे बैम्बू देखा होगा आप लोगों ने,
पेड़ का तना सॉलिड होता है लेकिन बांस होता है अंदर से खोखला होता है ना, तो सेंटर पे इतना चौड़ा तो नहीं लेकिन अंदर से छोटी सी कैविटी होती है इसके सेंटर पे, ठीक है। इट रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। अब जैसे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए तो ऊपर स्कल है, हड्डियों का ढांचा है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ होना चाहिए। इसको चोट लग सकती है, किसी ने डुक्का मारा तो टूट गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये कनेक्शन है बाकी ऑर्गन से ब्रेन का, ठीक है। तो इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरती है। हमारी रीढ़ की हड्डियां जो है टोटल, उसका एक पूरा कॉलम है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम। ये 33 हड्डियां हैं, आपस में छोटे छोटे पीसेस एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नेक रीजन से स्टार्ट होकर बिल्कुल ऐसे हल्का सा एस शेप आके बिल्कुल नीचे हमारे क्या है एनएस रीजन तक ऑलमोस्ट ही जाता है, जहां हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है कि नहीं। टोटल 33 हड्डियों के पीस है। इनमें से 31 में क्या है, 31 में मूवेबल जॉइंट्स है, और हड्डी नंबर 31, 32, 33 लास्ट के तीनों क्या फ्यूज होकर के इकट्ठा चिपक करके एक छोटा सा वी शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कॉकिक्स बोलते हैं। और मैं बता चुका हूं कि ये जो आखिरी के तीनों वर्टिब्रे हैं ये जुड़े हुए हैं और ये एक क्या बनाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। मैंने बताया था ना, यूजलेस ऑर्गन जो आज के युग के ऑर्गेनिज्म में किसी काम के नहीं होते, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो टोटल 33 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रे आर देयर, और इन वर्टिब्रे ये जो हड्डियां हैं सेंटर पे खोखली है, तो इनके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है और हर एक हड्डी, हर एक वर्टिब्रा जो है, हर एक हड्डी जो है उससे जोड़े में लेफ्ट साइड में एक नर्व निकलेगी, राइट साइड में एक नर्व निकलेगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये ऑर्गन्स तक कोई ना कोई जुड़ी रहती है। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। कुछ ब्रेन से निकलती हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो अब कितनी तो ब्रेन से निकलती हैं, कितनी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है ये देखेंगे बाद में भी। तो नॉर्मली ब्रेन से निकलते हैं 1 दर्जन, 12 पेयर्स ऑफ nerves they arise from brain, और वो नॉर्मली फेस और चेस्ट रीजन तक ही आती है, नेक रीजन, चेस्ट रीजन तक। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उससे निकलती है 31 पेयर्स, क्योंकि बच्चों मैंने बताया कि 31, 32 और 33 ये 31, 32, 33 नंबर के जो वर्टिब्रे जुड़े हुए चिपके हुए आपस में, तो ये एक ही की तरह ट्रीट किया जाता है। तो 31 पेयर्स तो निकलेंगे दोनों तरफ, पेयर मतलब जोड़ा, तो एक नर्व इस तरफ निकलेगी लेफ्ट साइड में, एक तरफ एक निकलेगी इस तरफ राइट साइड में, ठीक है कि नहीं। तो 31 पेयर्स तो निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व, और 12 जोड़ी निकलेंगी ब्रेन से नर्व। तो 31 और 12 कितना हो गया, 43 पेयर, और 43 पेयर का मतलब टोटल 86 नर्व्स हमारे पूरे शरीर में मौजूद होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं। 12 निकलती हैं ब्रेन से, और बी फॉर ब्रेन, बी फॉर 12, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं 31। तो ये जो नर्व्स हैं सारी की सारी मिलाकर के ये कहलाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो ये नीचे लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बाद में बात करेंगे। वापस लौटते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इट रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, पूरे वर्टिब्रल कॉलम से होकर गुजरती है, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय इट, और उसके द्वारा ये सुरक्षित की जाती है। मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इसकी रक्षा करता है, ठीक है। अच्छा, काम क्या है इसका, ब्रेन कुछ भी आदेश देगा ना तो वो आदेश पहले मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जाएगा, फिर नर्व्स को मिलेगा, नर्व्स उसको ऑर्गन्स तक ले जाएंगी। ऑर्गन से कोई मैसेज रिसीव करके ब्रेन तक जाना है तो नर्व्स पहले उसको स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड फिर उसको ब्रेन तक ले जाएगा। मतलब समझ में आया? डायरेक्टली कोई भी ब्रेन सीधा कोई भी ऑर्गन सीधा ब्रेन से नहीं जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। नर्व्स के थ्रू पहले मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास ही जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड फिर उसको मैसेज ब्रेन तक ले जाती है। तो ये मध्यस्थता का काम करती है। मध्यस्थ क्या होता है, बिचौली होता है ना जैसे। तो क्या है इसका मेन फंक्शन, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी, मध्यस्थता का काम करती है किसमें, बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन्स, ब्रेन के बीच में जो कि एक तरह से केंद्र सरकार की तरह है, और ऑर्गन्स के बीच में। समझ में आ गया? बाय ट्रांसमिटिंग इंपल्स बिटवीन द मैसेज, इंपल्स मतलब मैसेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मैसेज को ट्रांसफर करती है उन दोनों के बीच में, ऑर्गन से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन से लेकर के ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो दोनों तरफ ट्रांसमिशन का काम करती है। एंड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने बताया था पहले 9th क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ये सडन इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही कंट्रोल कर ली जाते हैं। इसमें ब्रेन को जानकारी तो होती है बट ब्रेन का कोई एक्टिव रोल होता नहीं है। जैसे हम कोई लगा एकदम से गर्म चीज को छू ले, ठीक है, तो अब उसमें थिंकिंग नहीं होगी, भाई ब्रेन तो सोचेगा ना, तो उसमें थिंकिंग नहीं होगी। भाई मान लीजिए मैसेज है, गर्म गर्म चीज को हमने हाथ, गर्म तवे को हाथ लगा दिया, आग या कोई रेड हॉट चीज पकड़ ली, प्रेस हमारे कहीं स्किन पे लग गई, गर्मा गर्म प्रेस, तो अब मुझे बताओ पहले मैसेज स्किन से जाएगा, नर्व से लेकर के पहले तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक भेजे, ब्रेन सोचेगा, फिर ब्रेन आदेश देगा मसल्स को, फिर मसल्स हिलेंगे तब जाके कहीं हमारा हाथ हिलेगा जहां पे गर्म चीज लगी, तब तक तो जल जाएगा, चिपक जाएगी वो, ठीक है। तो इतना समय नहीं होता। भाई मुझे बताओ किसी के कोई ऑफिस है ना, और ऑफिस के बाहर एक पीएन बैठा हुआ है, और पीएन को कहा गया कि जो कुछ करोगे बॉस की हाँ ना के बिना नहीं करना, ठीक है। अब मान लो अगर कहीं पे गैलरी में आग लग जाए
तो क्या बॉस का वेट करेगा क्या वो पूछने के लिए कि भैया मैं आग बुझा दूं कि नहीं बुझा दूं? भाग छूटेगा ना वो। आग बुझाने के लिए भागेगा नहीं भागेगा? समझ में आ गया? तो बॉस की हाँ का थोड़ी इंतजार करेगा, उसके ऑर्डर का इंतजार थोड़ी करेगा। क्योंकि अगर बचाना है किसी को तो इंस्टेंटली हमको काम करना पड़ेगा। तो उस समय तो वो जो पीएन है वो खुद ही बॉस बन जाएगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जहाँ पे अर्जेंसी वाले काम होते हैं, जहाँ पे शरीर को खतरनाक नुकसान हो सकता है और ब्रेन समय ले सकता है, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड खुद ही अपने आप ही डिसीजन ले लेती है। ब्रेन को सिर्फ पता होता है स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है। समझ में आ गया? बट ब्रेन का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, थिंकिंग इन्वॉल्व ही नहीं है। इससे पता क्या होता है? जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है? और हमारे शरीर को होने वाला जो कोई इंपेंडिंग डेंजर है उससे हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार के सडन एक्शन, इनवॉलंटरी, ब्रेन का रोल नहीं है तो इनवॉलंटरी हो गया। तो इस प्रकार के सडन इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो स्पीडी एक्शंस होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो दो इंपॉर्टेंट काम है। समझ में आ गया? मध्यस्थता का काम और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम। ठीक है, चलिए अगला हम समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था ये नर्व्स का सिस्टम है। और कितनी नर्व्स है हमारी बॉडी में? बताया था 12 पेयर्स तो निकलती हैं ब्रेन से और 31 पेयर्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। समझ में आएगा? सो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क, जाल बिछा हुआ पूरा नर्व्स का, दैट कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे देखो, एक शहर है, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तीसरा शहर सड़कों के माध्यम से जुड़ा होता है, पूरा जाल बिछा हुआ है सड़कों का देश में। ठीक है? हर छोटे छोटे गांव भी सड़कों के माध्यम से बड़े शहरों से बड़ा शहर और बड़े सिटी से जुड़ा होता है। बस इसी प्रकार से नर्व्स का जाल पूरे शरीर में फैला है। आप देखो, एक पिन या पेन की टिप ले लो, पेंसिल की टिप ले लो, अपने शरीर में स्किन पे किसी जगह भी छू लो, छूते ही एकदम से ब्रेन को पता लगेगा, सेंसेशन पता लगेगा, हाँ यहाँ पे किसी ने छुआ। समझ में आ गया? तो उसका मतलब इतना एक्सटेंसिव जाल है, हर जगह ये नर्व्स पहुंचती है, स्किन के हर एक एक मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर इलाके में नर्व्स पहुंचती है। तो इतना एक्सटेंसिव जाल है कि इमीडिएटली ब्रेन को पता लग जाता है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है? तो ये जो नर्व्स का जो जाल है, इसी को बोलते हैं पेरिफेरस नर्वस सिस्टम, बिकॉज इसकी पहुंच कहां तक है? पेरीफेरी। पेरीफेरी तो बाउंड्री, हमारे शरीर की बाउंड्री क्या है? हमारा स्किन है, आउटर स्किन हमारी सरफेस है। तो सरफेस को जहां छू लोगे वहीं हमको तुरंत पता लग जाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये नर्व्स का बना हुआ है। और कितनी नर्व्स है इसमें? 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स है। 12 तो पेयर है ब्रेन से निकलने वाली, जिनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, क्योंकि क्रेनियम मतलब स्कल से निकली है। और 31 पेयर, 31 पेयर्स है स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, इनको स्पाइनल नर्व्स कहा गया। टोटल कितनी हो गई? 31 और 12, 43 पेयर्स, मतलब 86 नर्व्स आते हैं। अब मैं इन 13 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स के मैं नाम लिखवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, याद कर पाओ वेल एंड गुड, नहीं तो आपकी एडिशनल जानकारी है, ये जस्ट याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है? तो ये 12 जोड़े जो नर्व्स हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं, ये कौन सी नर्व्स हैं? ये हमारी 12 जोड़े नर्व्स हैं। पहली नर्व ऑप्टिक नर्व, दिस इज रिलेटेड विद आई साइट। ठीक है? आंखों से निकलती है, ब्रेन तक जाती है। दूसरी नर्व है हमारी कौन सी? ऑडिटरी नर्व, ये ईयर से निकल करके हमारी क्या है? ऑडिटरी सेंटर तक जाती है, सेरिब्रम में, सेरिब्रम में। ठीक है? उसके बाद फेशियल नर्व, ये फेस से निकल के जाती है, गालों से, चीक। वेगस नर्व, हिचकी लाने वाली नर्व है ये, हिचकी आती है ना अक्सर, तो ये एक्टिवेट हो जाती है, बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव हो जाती है। ट्राइजेमिनल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, एब्डुसेंस नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये फेरिंग्स रीजन से निकलती है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व एंड वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व। समझ में आ गया? ऑप्टिक, ऑडिटरी, फेशियल, वेगस, ट्राइजेमिनल, ऑक्यूलोमोटर, एब्डुसेंस, हाइपोग्लॉसल, ग्लोसोफेरेंजियल, स्पाइनल एक्सेसरी, ट्रॉक्लियर एंड वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व। तो ये 12 जोड़ी क्या है? क्रेनियल नर्व्स है। कोशिश करेंगे याद रखने की, बहुत कम लोगों को याद हो पाती है। ठीक है? चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये तो क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स, उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है? अब ये जो नर्व्स होती हैं, ये कार्य के आधार पर बेसिकली 3 प्रकार की है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसरी नर्व। ये सेंस ऑर्गन से स्टार्ट होकर के ब्रेन तक मैसेज लेकर के जाती है। समझ में आ गया? तो ये सेंस ऑर्गन, अब सेंस ऑर्गन हमारा कौन सा होता है? टंग हो गया, स्किन हो गया, आईज हो गया। ठीक है? अब आईज में कोई लाइट पड़ी, हमने देखा, तो वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाएगी ऑप्टिक नर्व, ये सेंसरी नर्व है। ठीक है? हमको किसी ने चूंटी काटी तो हमारी स्किन को सेंसेशन महसूस होगा, तो वो पेन जो भी होगा, वो पेन रूपी जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक पहुंचेगा सेंसरी नर्व के द्वारा। समझ में आएगा? नोज, हमने कोई फ्लावर सूंघ लिया, बहुत अच्छी स्मेल आई, परफ्यूम की स्मेल आई, तो हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं जो कि क्या है? स्मेल को पहचान लेते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मैसेज को ले जाएंगे ब्रेन तक। ब्रेन बताएगा कहाँ से आई स्मेल, अच्छी है कि नहीं है, आपको और सूंघना है कि नहीं सूंघना है, या नाक बंद करना है, ये सब चीजें हमको ब्रेन बताएगा। ठीक है कि नहीं? क्या तो सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन हमारे 5 है, कौन कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये पांचों फेस पे ही हमारे। ठीक है? तो सेंसरी नर्व जो होती है वो ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं। फिर ब्रेन
उस मैसेज को समझता है, एनालाइज करता है, फिर आदेश देता है। वो आदेश किसको देगा भाई? ब्रेन का आदेश कैसे होता है पता है? हिलना डुलना ही करवा सकता है वो साहब, ठीक है कि नहीं? सिर्फ हिलना डुलना। मान लो आपको कोई एक बैड स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, कोई जानवर मरा है, बदबू आ रही है, तो बदबू आ रही है तो आपके नोज नोज नहीं झेल पा रहा ना उसको, नोज से तो स्मेल करोगे। तो इमीडिएटली जब ब्रेन को पता लगा कि ये तो बहुत ही बैड स्मेल है, अच्छी नहीं है, तो ब्रेन आपके हाथों को आदेश देगा कि भैया नोज को ब्लॉक किया जाए। आप तुरंत रुमाल या कुछ भी ऐसा हाथ अपने नाक के ऊपर ला करके उसको बंद करना चाहोगे ताकि स्मेल ना जाए। समझ आएगा कि नहीं? तो ब्रेन आदेश किसको देता है? मसल्स को। तो ये मसल्स जो ब्रेन का आदेश मानते हैं और फिर हरकत करते हैं, वो कहलाते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। तो देखो इधर, तो ब्रेन अपना जो भी काम है वो ऑर्गन्स, इफेक्टर ऑर्गन्स मसल्स की मदद से करवाता है, मसल से जुड़ा हुआ है। तो ये मोटर नर्व्स क्या करती हैं? ब्रेन से मैसेज लेकर आती है उसका आदेश, और वो किसको डिलीवर करती है? इफेक्टर ऑर्गन्स, मसल्स को। फिर मसल्स हरकत करती है उसके आदेश पे, ठीक है? सो दे कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, मतलब मसल। समझ आ गया? तो वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन, ये ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन्स। क्लियर है? मोटर नर्व। अब हमारे शरीर में कुछ-कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे दोनों ही नर्व्स होती है। देखो, हमारे जैसे 3 प्रकार के रोड होते हैं। कुछ ऐसे रोड होते हैं जिसमें सिर्फ वन वे होता है, एक ही दिशा में जा सकते हैं, दूसरे में उल्टी दिशा में आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रोड होते हैं ना जिसमें बोथ वे ट्रैफिक होता है। समझ में आ गया? हमारे नीम का थाना में देख लें यदि हम, अ, आप अगर मंडी वाले रीजन में जाएँगे तो वहाँ पे एक डिवाइडर लगा हुआ है। मेन जो मार्केट वाला रीजन, डिवाइडर लगा हुआ है। तो एक तरफ सिर्फ लेफ्ट में जा सकते हैं, दूसरी तरफ हम वापस आ सकते हैं, ठीक है? और अगर सपोज़ हम मेन खेतरी मोड़ साइड पे, अगर हम किसी भी रोड पे देखें, भूदोली रोड पे भी डिवाइडर लगा हुआ है, उसमें भी वन साइड ही, वन वे ही है खाली, ठीक है? ओके। अगर हम कोटपुतली वाला रोड देख लें सपोज़, तो यहाँ पे पता है क्या है? कोई डिवाइडर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे ट्रैफिक इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। तो बस मिक्स नर्व ऐसी होती है। ये ऐसी नर्व जिसमें सेंसरी और मोटर नर्व दोनों का मिश्रण है, मतलब दोनों फाइबर साथ-साथ हैं एक ही नर्व के अंदर। तो उसमें टू वे मैसेज जाता है। ये ब्रेन की ओर भी जाता है, ब्रेन से वापस भी आता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये क्या है? टू वे रोड की जैसा हो गया। क्लियर है? तो सेंसरी नर्व वन वे है, ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ मैसेज लाती है, मिक्स नर्व दोनों तरफ। इसमें सेंसरी और मोटर दोनों नर्व्स होती है। चलिए, तीसरा जो हमारा मैंने बताया, तो अभी हम क्या 2 सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और दूसरा मैंने बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि है हमारा नर्व्स का जो पूरा नेटवर्क है। ठीक? अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। समझना मेरी बात? हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक तो मैंने बताया ब्रेन ऊपर, और ब्रेन के नीचे वाले हिस्से से रस्सीनुमा स्ट्रक्चर निकला है बिल्कुल ऐसे, ठीक है? तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा ब्रेन, ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट नीचे वाला हिस्सा, और जो दूसरा क्या बताया मैंने, स्पाइनल कॉर्ड है, उसका भी पोस्टीरियर पार्ट। मतलब दो हिस्से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के निचले हिस्से। समझ में आ गया? ब्रेन का भी निचला हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका भी निचला हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट। तो इन दोनों स्थानों से दो अलग-अलग एक तरह से समूह निकले हैं, छोटी-छोटी नर्व्स के। वहां पे कुछ नर्व सेल्स का एग्रीगेशन है, गुच्छा है, समूह है, जिनको गैंग्लियन बोलते हैं, और वहां से क्या होता है? छोटी-छोटी नर्व्स के समूह निकले हुए हैं। ये नर्व्स दोनों के दोनों जोड़े मिलाकर के बनाते हैं हमारे, या दोनों जो ये सिस्टम से दोनों मिलाकर के बनाते हैं हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो एक तो ब्रेन के बेस पे है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, और दूसरा कहां पे है? स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट। अब सुनना ध्यान से, इनमें से जो एक है जो ब्रेन के पास है, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथी होता है सहानुभूति, ठीक है? और दूसरा जो है ना, वो है जो कहा है? स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे है, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट पे है। वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया? तो एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दोनों को मिलाकर के बनता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंस नहीं होता। देखो, इट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करता है। ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्र है, ये ब्रेन का नियंत्रण नहीं होता इस पे, एंड कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दो प्रकार के नर्वस सिस्टम इसमें। अब क्या? इट कंप्राइजेस ऑफ, क्या होता है इसमें? ग्रुप ऑफ नर्व्स, नर्व्स का समूह है, प्रेजेंट कहां है? एक तो बताया मैंने पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पे, एक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे। तो जो मेन हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों हिस्सों के बेस से निकलती है नर्व्स, दीज सिस्टम्स आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है अपोजिट, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी समझते हो? विरोधी क्या होता है भाई? अगर एक सिस्टम कुछ काम करेगा, दूसरा उसका विरोधी करना है, विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं। समझ में आ गया? सो ये बिल्कुल ध्रुव विरोधी है एक दूसरे के। एक सिस्टम कोई काम करता है, रेगुलेट करता है, दूसरा उसका उल्टा काम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? अच्छा, अब मुझे बताइए, सपोज एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और उसको उसके मदर ने एक चॉकलेट दी। समझना मेरी बात? और बच्चा छील, छोटा बच्चा है, 4 या 5 साल का ही मान लीजिए, और वो चॉकलेट बस छील के खाने वाला है, और तुम लोगों में से कोई पहुंचा और छीन ली उससे, बिना अलार्म के, बस छीन ही ली उससे। बताओ वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो रोएगा, चिल्लाएगा, रोएगा। तो
कोई एक सिस्टम है दोनों में से जिसने उसको रोने पे मजबूर किया। समझ में आ गया? तो क्योंकि उसकी चॉकलेट छीन ली गई है, ही विल स्टार्ट क्राइंग, आंसू आने लगेंगे, चिल्लाएगा, रोएगा। तो कोई एक सिस्टम है जिसने क्राइंग इंड्यूस किया, आंसू आने लगेंगे, तुरंत ही रोने लगेगा, मुंह बनाएगा अपना, ठीक है? तो कोई एक सिस्टम है जो क्राइंग इंड्यूस कर सकता है। तो हमारे जो आंखों में जो टीयर ग्लैंड्स होती है, तुरंत ही आंसू छलक पड़ेंगे, रोने लगेगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, रोना स्टार्ट तो हो गया, ठीक है? अब क्यों रोता ही रहेगा? कभी तो बंद होगा। तो एक और सिस्टम है जो कि उसका उल्टा काम करेगा। तो थोड़ी देर बाद मान लो आप चॉकलेट उसको दे देते हो, नहीं भी देते हो, तो थक हार के कभी ना कभी रोना अपने आप ही बंद कर देगा। मान लो किसी की कुटाई भी हो जाती है, चाटा उटा पड़ जाता है, तो पर्सन रोता है। तो क्या रोते ही थोड़ी रहता है घंटों तक, थक हार के फिर बंद कर देता है, सुबकेगा कुछ समय फिर बंद हो जाएगा। तो एक और सिस्टम है जो हरकत में आता है सही समय पे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये उसका उल्टा काम करेगा। भाई जैसे स्विच के दो एस्पेक्ट होते हैं ना, अगर स्विच को ऑन किया जा सकता है तो ऑफ भी तो होने का तरीका होना चाहिए। ऐसा स्विच किस काम का जो ऑन ही होना जानता है। समझ में आ गया? तो ये एक तरह से स्विच की तरह काम करता है ये सिस्टम। समझ में आ गया? अगर एक चीज कोई कर रहा है तो दूसरा वाला सिस्टम उसका उल्टा करता है। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं इनके जो एंटागोनिस्टिक फंक्शंस के जोड़े वो कौन कौन से। ठीक है, चलिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये एक बहुत अच्छी सी मैं कंडीशंस बता रहा हूँ। आप लोगों ने परीक्षा दी होगी, ठीक है? अभी आने वाले साल में आप बोर्ड की एग्जाम दोगे, ठीक है? और खासकर सिंसियर स्टूडेंट के साथ ज्यादा होता है ये। मान लीजिए आप बोर्ड की या कोई भी एनुअल एग्जाम की परीक्षा ही लिख रहे हैं, एनुअल एग्जामिनेशन ले रहे हो आप, ठीक है नहीं क्या? और उसमें सपोज लास्ट के 15 मिनट बच गए और आपके 3-4-5 क्वेश्चन छूट गए, 4-4 5-5 नंबर के, और लिखने का समय भी नहीं है, और ऊपर से टीचर सामने होके खड़े होके बार-बार वार्निंग दे रहा है कि पेपर समेटो, स्टेपलर लगाओ, ये करो, डरा देता है वो, है ना? तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कलेजा भी बाहर निकल पड़ेगा। यू कैन हियर योर हार्ट बीट। आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे जाएंगी, धड़कनें बढ़ जाएंगी। समझ में आ गया? अब नॉर्मली बैठे बिठाए धड़कनें नहीं बढ़ती। अगर किसी पर्सन को बोले कि चलो सीढ़ी के ऊपर नीचे 4 बार चक्कर काटो, ग्राउंड की दौड़ लगाओ, सांस फूलेगा ना, तो हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड पंपिंग तेज हो जाता है, ठीक है? लेकिन बैटरी बैठा है वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आप ये फीलिंग ला सकते हो। तो आपने कईयों ने महसूस भी किया होगा एग्जाम में, जब छूटने लगता है कुछ ना, डर लगने लगता है ना, तो उस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में धड़कनें बढ़ जाती है। कोई रात के 12 बजे कहीं आप रोड पे अंधेरे में जा रहे हो और आपको कोई कहीं से आवाज हो जाए, खटका हो जाए, या सपोज रात के 1-2 बजे कोई डोर पे नॉक कर दे और आपको बोले कि जाओ दरवाजा खोलो, डर लगता है। समझ में आ गया? तो उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी। समझ में आ गया? तो हार्ट बीट बढ़ाने के लिए एक ऑर्गन, एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सपोज सिंपैथेटिक। तो दूसरा वाला क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक, ये डिक्रीज करता है। कोई हमेशा ही थोड़ी डरे रहोगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपके 5 क्वेश्चन छूट गए, डर लगेगा, पेपर छीन लिया गया, 5 मिनट 10 मिनट उदास रहोगे, एग्जामिनेशन हॉल से आओगे, जय हो, वैसे के वैसे वापस हो गए। समझ में आ गया? तो हार्ट बीट वापस नॉर्मल हो जाएगी, या बिल्कुल सारे दिन भर बढ़ी रहेगी हार्ट बीट? ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो दूसरा उसको कुछ समय के बाद में कंट्रोल कर लेता है, नॉर्मल आ जाओगे। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार से एक सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? हमारी जो आर्टरीज और वीन्स होती हैं, आर्टरीज की वॉल काफी, मैंने बताया था ना, मोटी होती है और अंदर से लूमेन पतला होता है। तो आर्टरी की वॉल में मसल्स होती है, मैंने 4 लेयर बताई थी मसल्स। तो ये जो मस्कुलर वॉल है ना, मस्कुलर टिश्यू है, ये पिचक जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो इससे ब्लड वेसल का जो अंदर का जो लूमेन और भी छोटा हो जाता है, छोटा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दूसरा सिस्टम क्या करता है? ये मसल्स को रिलैक्स करने पर मजबूर करता है, जिससे वो और ज्यादा फूल के चौड़े जाते हैं, वेसल चौड़े जाते हैं, तो प्रेशर वापस गिर जाएगा। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है पिचका देना, ब्लड वेसल्स को पिचका के, आर्टरीज को पिचका के ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के ये ब्लड प्रेशर को वापस डिक्रीज कर देता है। कैसे? डायलेट करना मतलब उसको वापस रिलैक्स करवा देता है। वेसल्स का जो मोटाई है, डायमीटर वापस बढ़ जाएगा, ठीक है? उसके बाद इससे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, इससे हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो ब्रीदिंग रेट को क्या है? कम कर देता है। आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए बोले तो जल्दी जल्दी सांस फूल जाएगा, तो ये सांस फूलने के लिए सहायक है, तो ये उल्टा ब्रीदिंग रेट को नॉर्मल करता है, ठीक है? उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्ट्स प्यूपिल। हम कभी भी अंधेरे में या बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में जाते हैं, तो प्यूपिल, हमारे जो आई है ना, आई के सामने एक झिल्ली है, डार्क ब्लैक या ब्राउन कलर की, आइरिस बोलते हैं, वो लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। उस आइरिस के अंदर सेंटर में एक होल है, छोटा सा छेद है, वो छेद को प्यूपिल बोलते हैं। तो मान लो अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमको ज्यादा लाइट चाहिए आंखों में देखने के लिए। और अगर हम बहुत ज्यादा ब्राइटनेस में चल जाते हैं तो प्यूपिल का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा करने का काम इन दोनों सिस्टम्स का है। तो एक जो है साइज कम करता है, कांस्टेंट मतलब छोटा कर देता है, और दूसरा डायलेट मतलब बड़ा कर देता है। तो बड़ा अंधेरे में होता है, छोटा लाइट में होता है। तो ये दोनों मिलजुल के उल्टा उल्टा काम करते हैं एक दूसरे का। क्लियर है चीज? तो ये था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मिलके बनता है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, इंडिविजुअली एक्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, ठीक है? चलिए, अब कुछ डायग्राम्स हैं,
आपको जो डायग्राम अच्छा लगे, जो इजी लगे, वो कोई एक बना लेना ब्रेन का, ठीक है कि नहीं? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके अगला वाला, वो ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा एनाटॉमी ज्यादा डिटेल में दी हुई है, इसमें फिर मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। हमारे ब्रेन को अलग अलग लोब्स में बांटा गया है। ये जो लोब है सामने वाला, जो फोर ब्रेन के पास होता है, माथे के पास होता है, इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, बिकॉज इट इज ए फ्रंट। पीछे वाले को बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। समझ में आ गया? ये फ्रंटल है, ये ऑसिपिटल लोब है। इन दोनों के बीच में सरफेस पे जो लोब है वो पैराइटल लोब होता है। समझ में आ गया? तो ये फ्रंटल लोब, बीच में जो सैंडविच की तरह बनता है वो पैराइटल लोब, और ये क्या? ऑसिपिटल पीछे का लोब है। समझ में आ गया? अब नीचे एक छोटा सा पतला सा लोब है, ये देखो पतला सा, इसको लुम्बिक लोब बोलते हैं, नॉर्मली लिम्बिक लोब, ठीक है कि नहीं? क्या लिम्बिक लोब। और हमारे जो कान होते हैं दोनों तरफ होते हैं ना, साइड में कनपट्टी की तरफ, ये जो लोब है इस तरफ का, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। दोनों तरफ का, एक इधर का भी है और एक उस तरफ पीछे की ओर भी है। समझ में आ गया? तो फ्रंटल, पीछे का ऑसिपिटल, ये ऊपर का बीच का पैराइटल, ये लिम्बिक लोब, और ये जो कनपट्टी की तरफ होता है ये होता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, कनपट्टी टी, टेम्पोरल लोब, याद रहेगा? चलिए, अब ध्यान देंगे कि ये जो कलर्ड पार्ट है ना, देखो ये ब्लू वाला, फिर ग्रीन वाला, और फिर ये ऑसिपिटल, ये सारा मिलाकर के, और ये बीच में जो ये जो क्या पर्पल कलर है, ये सारा मिला के सेरिब्रम है बच्चों, सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम। तो ऊपर से घेर के रखता है, ये दो हाफ में दिखाई देता है। ये तो ये फर्स्ट हाफ इधर का दिख रहा है, पीछे का उस तरफ का होगा हाफ, और इनको जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोजम टिश्यू है। ठीक है, एक तो ये। अब ये जो सेंटर का जो टिश्यू है ना, ये इसको हम, ये देखो ये कॉर्पस कैलोजम है, ये रहा, ये फाइब्रस टिश्यू जो दोनों को जोड़ के रखता है। इसके अंदर का जो टिश्यू इसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये रहा थैलेमस। ठीक है, अब ये जो थैलेमस है, थैलेमस में ही नीचे की ओर एक ग्लैंड है, ये वाली ग्लैंड, ये देखो इधर थैलेमस में ये नीचे की ओर ग्लैंड, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तीन होती है मस्तिष्क में, और हाइपोथैलेमस के पास ही जोड़े में छोटे छोटे दो लोब है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। समझ में आ गया? तो एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ये इनके टेक्निकल नाम है। तो सिंपल, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हाइपोथैलेमस है, ये थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पे, फिर पिट्यूटरी इसके नीचे, और एक और ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड, ये तीसरी ग्लैंड है। तो तीन ही ग्लैंड होती है मस्तिष्क में, ये सारी इस रीजन में होती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आसपास हैं, और ये पीछे की ओर है पाइनियल ग्लैंड। समझ में आ गया? इनके काम हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। तो तीन ग्लैंड समझ में आ गया मस्तिष्क में, ये थैलेमस रीजन में है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दिया ये है क्या? सेरिब्रम। ये जो पीछे वाला ऐसे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये नीचे तक आई, ये सेरिब्रम है। इसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं, पीछे की ओर होता है छोटा दिमाग। ठीक है कि नहीं? ये हाइंड ब्रेन हो गया। और अब क्या बच गया? मेडुला ऑब्लोंगेटा बच गया। ठीक है कि नहीं? क्या तो ध्यान देंगे बच्चों, ये जो दिख रहा है ये गोल गोल स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, ये गोला वाला, ये और ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा मेडुला है। समझ में आ गया? ये पूरा हिस्सा, ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, लौकी के जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया। इसका जो मोटा मोटा उभरा गोल गोल पार्ट है, इसको पॉन्स बोलते हैं, PONS, पॉन्स। तो इनवॉलंटरी एक्शन से पॉन्स रीजन कंट्रोल करता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बताया था ना, वॉमिटिंग और ये हिचकी वगैरह आना, कफिंग, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सब ये कंट्रोल करता है। ठीक है नहीं? क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा क्लियर है? उसके बाद ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे यहाँ खत्म हुआ, इसके पोस्टीरियर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी। समझ में आ गया? तो ब्रेन तक का जो हिस्सा है ना पूरा, वो बाहर से ग्रे मैटर है, अंदर से व्हाइट है, और स्पाइनल कॉर्ड बाहर से व्हाइट है, अंदर से ग्रे है, सेंटर पे खोखली है। क्लियर है? एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्ड कवरिंग नोन एज मेनिंजेस, और बाहर से बोनी एनवलप है जो कि स्कल है। क्लियर है चीज? ये था हमारा ब्रेन का सिंपल सा डायग्राम। इससे भी सिंपल आगे वाला डायग्राम आएगा, वो बना सकते हो। तो ये लोब्स के बारे में थोड़ी जानकारी थी। ठीक है, चलिए अगला डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम मुझे बहुत फेवरेट है, आप आराम से बना सकते हो उसको, कोई ज्यादा झमेला नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए तो देखिए वही चीज है ये भी। ये ऊपर का जो हिस्सा है सेरिब्रम, इसमें देखो खूब सारे फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये फोल्ड्स में अलग से एक 3D डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा, आगे डायग्राम आ जाएगा। ये फोल्ड है। अब इसमें ये मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या चीज है, ये अगले डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे ज्यादा क्लियर नहीं है, तो यहाँ तो बस ये सेरिब्रम है, ये पीछे वाला हिस्सा सेरिबेलम है, ये ऑरेंज वाला जो पोर्शन है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसका ये मोटा वाला हिस्सा पॉन्स है, मेडुला का पार्ट है। ठीक है कि नहीं? क्या और इस मेडुला के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेंटर वाला रीजन मैंने बताया ना, ये थैलेमस है, और ये हमारा कॉर्पस कैलोजम है जो ग्रे कलर का टिश्यू है। समझ में आ गया चीज ये? और वो तीनों हमारी ग्लैंड्स होंगी पीछे की तरफ, कौन सी बताई थी? पाइनियल, और ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके दो लोब होंगे, और उसके जस्ट ऊपर होती है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के लोअर पार्ट पे। क्लियर है? तो बहुत इजी सा डायग्राम है ये। हम मेडुला ऑब्लोंगेटा को ही हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ठीक है? अब ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का क्या चक्कर है, तो ध्यान देना। अगर मैं किसी पर्सन को जमीन पे ऐसे लिटा दूं,
लिटा दूं, तो सबसे सामने जो आएगा वो ये हिस्सा आएगा, सबसे पहले जो रीजन आएगा, उसके बाद ये बीच का हिस्सा आएगा और सबसे बाद में ये हिस्सा आएगा। अगर हम ऊपर से चले लिटाने के बाद में, ठीक है, तो मैं 3 लाइन खींचूंगा, एक तो ये लाइन ऐसे, फिर एक ये बीच में ये, और एक ये नीचे। तो ऊपर का जो पोर्शन है, ये ऊपर ऊपर का पोर्शन, ये फोर ब्रेन कहलाता है, टॉप मोस्ट। फिर ये इतना जो पोर्शन है, ये मिड ब्रेन कहलाता है, इतना पोर्शन। और ये नीचे का और थोड़ा सा मेडुलर रीजन, ये कहलाता है हाइंड ब्रेन। तो मिलावटी है ये नाम, समझ में आएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इससे बेटर नाम समझ में आएगा सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप ये डायग्राम नोटबुक में बना लेंगे, ठीक है। लोब्स वगैरह मैंने बताया वो याद रख सकते हैं खाली, ठीक है कि नहीं है। ये लो जी, ये आ गया देखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, समझ में आएगा। तो फोर ब्रेन वाला हिस्सा ये ऊपर का था, तो 3 पार्ट्स कर दिए, एक ऊपर का पार्ट कर दिया, फिर एक ये बीच का पार्ट कर दिया इतना सा, और ये नीचे का। तो हाइंड ब्रेन में मेडुला और ये सेरिबेलम आता है, मिड ब्रेन में थोड़ा सा इधर का सेरिब्रम का हिस्सा, कुछ ये थैलेमस का रीजन आता है, थोड़ा इधर का आता है, और फोर ब्रेन में ऊपर ऊपर का हिस्सा आता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो 3 हमारे ये ब्रेन्स हो गए, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसमें खूब सारे, देखो ये फोल्ड्स है, नूडल जैसे दिख रहा है आपको, फोल्ड्स, सल्कस एंड गायरस कहते हैं इनको। तो ये फोल्ड एक्चुअल में कैसे दिखाई देते हैं और कैसे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये डायग्राम देखिए। तो ये बिल्कुल 3D मॉडल है, ये ऐसा दिखाई देगा, कटोरे में डाल के रख दिया तो आपको बिल्कुल मैगी नूडल्स की तरह लग रहा होगा ये, ठीक है। ये खूब सारे फोल्ड्स होते हैं, तो ऊपर से बिल्कुल स्फेरिकल लगता है, ठीक है कि नहीं क्या। ओके जी। और ये ऐसे देखो 2 पार्टीशन नजर आते हैं इसके, 2 ऐसे हाउस में बटा हुआ दिखाई देता है। और इन फोल्ड्स की अगर बात करें तो ये ऐसे हैं, देखो ये तो है गहराई, गड्ढा, और ये है ऊंचाई। ऊंचाई वाला रीजन जो होता है वो क्या कहलाता है, गायरस। जी फॉर गायरस, जी फॉर ग्रेट माउंटेन, ग्रेट माउंटेन ऊंचाई होता है। और एस फॉर सल्कस, गड्ढा है, खाई, समुद्र गड्ढे में होता है ना। तो एस फॉर समुद्र, जी फॉर ग्रेट माउंटेन, याद रखेंगे। तो गायरस जो है उठे हुए पोर्शन है, और सल्कस जो है ये गड्ढे नुमा पोर्शन है। तो इस प्रकार से ये खूब सारे फोल्ड्स हैं ब्रेन के अंदर, क्लियर है। चलिए, तो इस डायग्राम को बनाने की जरूरत है, जैसे आपको समझाने के लिए बताया। कई बच्चे फिर वापस कमेंट कर करके पूछेंगे कि सर ये डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम बनाना है। तो बहुत सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अपना अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, जो आपको इजी लगे। एक ब्रेन का डायग्राम बना लेना, ठीक है। इससे ऊपर वाला मैंने बताया ना, वो बना लेना, इससे ऊपर से ऊपर वाला। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये ब्रेन का मैप है। ब्रेन मैप मतलब कौन सा रीजन क्या चीज कंट्रोल करता है, समझ में आ गया। लोब्स में बता चुका हूं, देखो फ्रंटल लोब बताया था मैंने, ये वाला। बीच वाला क्या बताया था, ये येलो पैराइटल लोब। पीछे वाला क्या बताया था, ऑसिपिटल लोब। वहां पे क्या है, टेम्पोरल लोब नहीं था, देखो ये रेड वाला रीजन कनपट्टी के पास, टेम्पोरल लोब है ये, ठीक है कि नहीं का। फिर उसके बाद जो ब्लूइश कलर वाला रीजन है, सेरिबेलम, देखो ये नीचे वाला ये सेरिबेलम है, ये पूरा ऊपर का सेरिब्रम होता है, समझ में आ गया। इधर थैलेमस रीजन होता है, और ये ऑरेंज वाला जो है ये ब्रेन स्टेम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, ठीक है। अब सेरिबेलम जैसे कि मैंने बताया था, ये बॉडी बैलेंस, मस्कुलर कंट्रोल, प्रेसिजन एक्शंस के लिए होता है, ये रहा, ठीक है। और जो हमारा सेरिब्रम है वो सारे के सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। देखो स्पीच का सेंटर यहाँ पे है, स्मेल का सेंटर यहाँ पे है, फोर ब्रेन में। इमोशंस, पर्सनैलिटी, रोना आता है, डांट देते हैं ना, कई बार आंसू टपकने लगते हैं, तो इमोशनल जो एस्पेक्ट हो यहाँ से कंट्रोल होता है। मेमोरी और लर्निंग बिल्कुल यहाँ टेम्पोरल लोब कनपट्टी पे, आप होता है ना कई बार कुछ बोल देते हो तो सोचने के लिए आप कनपट्टी पे रख के उंगली हिलाते हो, हाँ मैं सोच रहा हूँ, तो ये है मेमोरी एंड लर्निंग, इधर से होती है, बिल्कुल ईयर के पास ही है। सुना और तुरंत यहाँ जमा कर लिया, ठीक है कि नहीं क्या। तो एक तरह से हमारी हार्ड डिस्क है मेमोरी के लिए। मूवमेंट, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स है जो ब्रेन के कंट्रोल में होती है, इधर से होता है मसल्स का कंट्रोल। टच, फीलिंग, जो सेंसेशन है स्किन के द्वारा, जो टच, किसी कहीं पे स्किन को टच किया तो यहाँ महसूस होगा, ये दृष्टि है। पीछे अगर किसी को जोर से डंडा मार दिया, ये साइड ये डिस्टर्ब हो गया, ये सेंटर, तो आंखें चली जाएंगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा। कई बार होता है ना एक्सीडेंट्स वगैरह में आंखें चली जाती है, जोर से टक्कर लग जाती है, तो ये साइट का सेंटर है, समझ में आ गया। तो ये अलग अलग सेंटर है, ये हियरिंग का सेंटर है यहाँ पे, ठीक। तो ये अलग अलग सेंटर से ब्रेन मैप मतलब क्या हिस्सा, कौन सा हिस्सा क्या कंट्रोल करता है। तो इसको जस्ट डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं से लर्न कर लेना, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे जो हमारा ब्रेन टिश्यू है वो किसका बना होता है, नर्व सेल्स। नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा साइज का ये सेल है। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था ये, एक बार और हम देख लेते हैं इसको, क्या है ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल है, लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। और हर एक न्यूरॉन को 2 मेन भागों में बांटा गया। ऊपर का जो ब्रॉड पोर्शन होता है सेलुलर स्ट्रक्चर्स, वो कहलाता है सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी से खूब सारे ऐसे पतले पतले एक्सटेंशंस, ग्रोथ्स निकली हुई हैं, इनको सेल प्रोसेसेस बोलते हैं, समझ में आ गया। तो चलिए, सेल बॉडी, इट इज द लार्ज प्रोमिनेंट सेल, बिल्कुल बड़ा सारा सेल है, क्लियरली दिखाई देता है, विद ए वेल डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियस, साफ सुथरा बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है इसका। इट हैज ए डेंस साइटोप्लाज्म, घना इसका साइटोप्लाज्म है, कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, खूब सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि मैंने बताया सबसे ज्यादा एनर्जी फूंकने वाला सेल है, खूब एनर्जी चाहिए होती है इन सेल्स को।
और इतने सारे एक एक सेल के अंदर 2000 से भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। समझ में आ गया? नॉर्मल सेल्स में 2 4 5 10 ही होते हैं, लेकिन इसमें हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बड़ा साइज का सेल है। एक एक सेल का साइज मैंने बताया ना 30 से 40 सेंटीमीटर हो सकता है। खूब सारे इसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये रिजर्व फूड है एनिमल किंगडम में, एनिमल सेल का। तो ग्लाइकोजन बाद में टूट के ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज जलेगा, एनर्जी मिलेगी एटीपी के रूप में। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होती है, खूब सारा प्रोटीन बनता है। लगातार एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन एसिटिलकोलाइन नामक एक हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन बनाना पड़ता है, तो ये बनता रहता है। इनमें खूब सारे राइबोसोम्स होते हैं। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है झिल्लियों का, ट्यूब्स का, खोखली, वो ट्यूब्स लंबी लंबी ट्यूब्स नहीं है, बट वो टूट टूट के छोटी छोटी दानेदार हो गई है, तो इसलिए इनको मिसल्स ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। दानेदार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का, पैकेजिंग का काम होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये टेलरिंग एंड टारगेटिंग का काम करता है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स को जोड़ करके नेसेसरी प्रोटीन्स बनाना, फालतू अमीनो एसिड्स को काट पीट के अलग करना। टेलर क्या करता है? हम टेलर के पास कपड़ा देके आते हैं थान से कटवा करके, और फिर हमारी ड्रेस को पहले तो कपड़े को काटता है छोटे छोटे पीसेस में, और फिर इंपॉर्टेंट पीसेस को तरीके से जोड़ के एक पूरा प्रोडक्ट का रूप दे देता है। वो प्रोडक्ट कामकाजी रूप है जो हम पहन पाएंगे। ठीक है, पूरा कपड़ा वो, और कुछ उसके कतरन वेस्ट बच जाती है, तो बस यही काम करता है। हम जो भी प्रोटीन्स खाते हैं, पहले उस प्रोटीन्स को तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जरूरी अमीनो एसिड को जोड़ करके रिक्वायर्ड प्रोटीन जो हमारे शरीर को चाहिए, कौन सा हार्मोन, वो बनाया जाता है, फालतू सीक्वेंसेस को हटा दिया जाता है। ये काम है ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, टेलरिंग एंड टारगेटिंग। समझ में आ गया? काट छाट, जरूरी प्रोटीन सीक्वेंसेस बनाने के लिए। और साइटोन जो होता है, इससे दो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्शंस, आउटग्रोथ निकलती हैं, तो जिनको हम सेल प्रोसेसेस कहते हैं। ये दो प्रकार की कौन सी है? तो सेल प्रोसेस क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। साइटोन से ये कुछ बाहर की ओर प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक पतले पतले ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहले है डेंड्राइटिस, सिंगुलर है डेंड्रॉन। ये साइज में छोटे हैं, टेपरिंग, नुकीले हैं। समझ में आ गया? ये ऐसे जाके ऐसे करके पॉइंटेड है, और इनके टिप पे छोटे छोटे सैक लाइक, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? वेसिकल्स। तो दे आर न्यूमरस, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में साइटोन के ऊपर। टेपरिंग प्रोजेक्शंस, नुकीले हैं प्रोजेक्शंस, आगे से टिप पे ये पतले हो गए हैं, प्रेजेंट सराउंडिंग द साइटोन, पूरे साइटोन को घेर रखा है इन्होंने। एट देयर टिप्स, और टिप पे क्या उनके? दे कंटेन थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, पतले पतले बल्ब लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिनमें एक इंपॉर्टेंट हार्मोन भरा होता है। मैंने बताया ना अभी, जो राइबोसोम जिसको बनाते हैं, ये हार्मोन है एसिटिलकोलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, नाम याद रखेंगे, एसिटिलकोलाइन। और ये हार्मोन जो है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। समझ में आ गया? इसके बिना मैसेज ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे न्यूरॉन। यही है वो चीज जो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती है नर्व्स में से। तो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। क्लियर है? कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है इसको। ये थे डेंड्राइटिस। अब ये देख लेंगे हम डायग्राम में क्या आएगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी संख्या में, न्यूमरस का मतलब बहुत ज्यादा तादाद में। क्यों ज्यादा तादाद में? क्योंकि ये जो डेंड्राइटिस है, इन्हीं की मदद से एक नर्व सेल दूसरे खूब सारे सैकड़ों नर्व सेल से जुड़ा होता है, उनके साथ संपर्क बनाए रखता है। ठीक है, तो इसीलिए इतने सारे होते हैं। समझ में आ गया? और देखो, अ साइटोन मेक्स कनेक्शंस विद ए नंबर ऑफ अदर न्यूरॉन्स थ्रू दिस डेंड्राइटिस। इन्हीं डेंड्राइट्स के माध्यम से एक नर्व सेल जो होता है दूसरे नर्व सेल से संपर्क बनाए रखता है। thus एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। और इस प्रकार से पूरा जो शरीर हमारा ढका हुआ, एक इनका जाल बिछा हुआ हमारी पूरी स्किन के अंदर, जहां छुएंगे वहीं पे ये नर्व एंडिंग्स है। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने? एक्सॉन। ये एक बहुत ही लंबा सा ऑलमोस्ट पैरेलल सेल प्रोसेस है। वो तो देखो कैसे थे, टेपरिंग थे, नुकीले थे। ये एक यूनिफॉर्म विड्थ का सेल प्रोसेस है, लंबा है। समझ में आ गया? 25-30 सेंटीमीटर भी हो सकता है इसके लेंथ, और इसी के कारण हमारा नर्व सेल काफी बड़ा होता है। सिंगल प्रोलॉन्ग्ड, काफी लंबा सेल प्रोसेस है, एक्सटेंशन है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, सेम मोटाई का, अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। ये साइटोन से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तो बाकी डेंड्राइटिस है, छोटे हैं और टेपरिंग है, संख्या में ज्यादा है। ये एक ही है, यूनिफॉर्म विड्थ का है, लंबा है। समझ में आया? एक्सॉन। तो ए मतलब एक, याद रहेगा, ए मतलब एक। चलिए, इट इज कवर्ड बाय माइलिन शीट। अब माइलिन क्या? एक ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जो कि एक तरह से इरेगुलर फैशन में, मतलब डिसकंटिन्यूअस में, ये जो एक्सॉन आएगा उसमें कहीं तो माइलिन शीट है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, मतलब जगह जगह पे ये प्रोटेक्टेड है इस शीट के साथ। शीट मतलब कोटिंग। अब माइलिन क्या है? ये लाइपोप्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर। लिपिड होता है फैट और प्रोटीन, तो फैट्स और प्रोटीन्स का मिश्रण है, जो कि एक तरह से इंफॉर्मेशन के स्पीडी फ्लो के लिए उत्तरदायी है। तो देखेंगे कैसे स्पीडी फ्लो होता है, क्या उसका फ्लो की स्पीड होती है। तो इन बिटवीन और जगह जगह पे, कहीं कहीं पे माइलिन शीट एब्सेंट है। समझ में आ गया? तो पूरा एक्सॉन कवर नहीं है, कहीं पे शीट है, कहीं पे एब्सेंट है। तो जहां पे शीट है वो तो ठीक है, जहां पे शीट नहीं है
उन रीजन्स को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। क्या बोलते हैं उनको? नोड्स। और ये नोड्स ही वो स्थान है जहां पे इंफॉर्मेशन तेजी से स्पीड पकड़ती है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होता है ये काम। इन बिटवीन देयर आर रीजन्स वेयर दिस शीथ इज एब्सेंट। तो कहीं पे माइलिन है, कहीं पे नहीं है। तो जहां पे नहीं है उनको नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। और यहाँ पे स्पेशल सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं जो कि क्या है, तेजी से नर्व मैसेज को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। तो नॉर्मली साइटोन से मैसेज एक्सोन की ओर आता है, सेल बॉडी से टेल की ओर आता है। ठीक है, चलिए, तो स्पीडी कंडक्शन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन। और एक्सोन का जो टेल एंड है ना, वो धसा होता है एक मसल के अंदर। समझ में आ गया? और मसल और जो टर्मिनल एंड है एक्सोन का, जिसको हम एक्सोनाइट बोलते हैं, एक्सोनाइट, उसके जो जॉइंट है उस जॉइंट को बोलते हैं, उस जॉइंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर साइनेप्स बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? देखो, तो इन दिस रीजन द मैसेज इज पास्ड ऑन टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन है, साइटोन से मैसेज लाया, एक्सोन की तरफ ले गया, एक्सोन की टिप पे पहुंचा, वहां से मसल के अंदर धस गया। उसी मसल में दूसरा जो नर्व सेल है उसके डेंड्रॉन धसे हुए हैं। समझ में आ गया? तो इसका एक्सोन से अगले नर्व सेल के डेंड्रॉन को मैसेज पास होगा उस मसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है, जॉइंट है, ये कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एग्जैक्ट बता दूंगा इस जंक्शन पे होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है कि नहीं? क्या क्या गतिविधि होती है साइनेप्स रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है नर्व कंडक्शन की, मैसेज ले जाने की स्पीड है, वो लगभग 70 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड। बहुत जबरदस्त स्पीड है। इसका मतलब हमारी बॉडी पूरी 2 मीटर से भी कम साइज की है। इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटली मैसेज जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है कि नहीं? क्या नर्व कंडक्शन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अच्छा, ये जो मैसेज लाने ले जाने का जो प्रक्रिया पूरी, कुछ तो इलेक्ट्रिकल है, बिजली की तरह जाता है, और कुछ इसका केमिकल है। हार्मोन्स भी इसमें हेल्प करता है। हार्मोन मैंने बताया ना, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन एसिटिलकोलाइन। ठीक है कि नहीं? क्या तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है। और ये जो मैसेज है ये हमेशा वन वे जाता है, साइटोन से एक्सोन की तरफ जाता है, उल्टा कभी नहीं जाता। समझ में आ गया कि नहीं? साइटोन से एक्सोन की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम डायग्राम देख लेंगे नर्व सेल का क्या है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद में। चलिए, तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर ट्री जैसा दिखाई देगा। ऊपर का जो ये ब्रॉड पोर्शन है ये साइटोन, इतना जो हिस्सा है ये कहलाता है साइटोन। और नीचे का जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एक्सोन। ये सेल से निकलने वाले कुछ ये प्रोजेक्शंस हैं, बहुत बारीक बारीक टेपरिंग प्रोजेक्शंस है। और इनके टिप पे छोटे मोटे छोटे छोटे बल्ब लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वेसिकल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो है सेल बॉडी, इसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये जो मैंने ब्लू ब्लू दिखा रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंटीन्यूअस बड़ी बड़ी झिल्लियां नहीं है, ये क्या है, ग्रेन्युलर है। तो इसको मिसल्स ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। मैंने बताया था टेल रिंग टारगेटिंग का काम करते हैं। इनकी सतह पर राइबोसोम्स भी चिपके होते हैं और फ्री भी होते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद ये जो मैंने रेड कलर की दिखा रही है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ तो कम दिखा रखे हैं, हजारों की संख्या में होते हैं। पूरा ये अंदर जो भरा है जेली लाइक मेटल साइटोप्लाज्म हो गया। कुछ इसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं जो काली काली डॉट्स दिखा रखे हैं, ये भोजन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो यहाँ से टूटेगा ग्लाइकोजन, हजारों की संख्या में ग्लूकोज यूनिट्स निकलेगी, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जलेगा, एनर्जी निकलेगी एटीपी के रूप में, तब ये मैसेज इधर से उधर ट्रांसफर हो पाएंगे। डेंड्राइटिस, ये प्रोजेक्शंस बताया मैंने, हजारों की संख्या में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जो एक आया ये लंबा सारा जो प्रोजेक्शन है यूनिफॉर्म विड्थ का, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। और मैसेज हमेशा साइटोन से एक्सॉन की ओर मूव करता है। ठीक है, इस एक्सॉन में मैंने बताया देखो कहीं कहीं पे माइलिन शीथ है, फिर यहाँ पे एब्सेंट है, फिर वापस शीथ आ गई, फिर एब्सेंट, शीथ आ गई, एब्सेंट। तो ये तो है माइलिन शीथ जो कि लाइपोप्रोटीन लिपिड प्रोटीन का मिक्सचर है। और ये जो रीजन है जहां पे माइलिन शीथ नहीं है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। नोड ऑफ रेनवायर, ये आगे एक्सॉन जाके एक दो ब्रांचेस दे सकता है और उसके टिप को एक्सोनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये आगे ब्रांचेस हो गई, तो इसकी जो बारीक बारीक ब्रांचेस होती है उसको एक्सोनाइट बोलते हैं। एक्सॉन की ब्रांचेस को एक्सोनाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसके टिप पे छोटे छोटे वेसिकल्स है। ठीक है, इनके टिप पे क्या है, वेसिकल्स है। ये धसे होते हैं मसल्स के अंदर। तो ये टर्मिनल एंड है। टर्मिनल एंड मतलब क्या, अंत है ये किसका, न्यूरॉन का। ठीक है, और इन वेसिकल्स के अंदर भी क्या है, एसिटिलकोलाइन भरा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? गया तो कैसे इसकी मदद से मैसेज एक एंड से दूसरे एंड जाता है, अभी हम इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। और ये जो रीजन है ये रीजन ही साइनेप्स कहलाता है या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसका मैं फोटोग्राफ भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये टर्मिनल एंड हो गया। क्लियर है? चलिए, अब होता क्या वो देख लेते हैं, वापस ऊपर आते हैं। चलिए, ये जो एंडिंग्स होती है बिल्कुल हमारी स्किन के नीचे होती है। जैसे ही हमने हमारी स्किन को कहीं पर टच किया, छुआ, हल्के से प्रेशर से ही ये जो ऊपर टिप पे वेसिकल्स बताते हैं ना जिसमें ये एसिटिलकोलाइन भरा होता है, ये पिचक जाता है। पिचकते ही जो एसिटिलकोलाइन नामक जो हार्मोन है, केमिकल, वो तेजी से साइटोप्लाज्म में रश करता है। ये तेजी से बहता हुआ साइटोप्लाज्म में आएगा। अब सेल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फटाफट ये बहते हुए यहां तक आ जाता है। समझ में आ गया? कहां जाता है, इस एक्सॉन के टिप पे आ जाता है। और इसके बाद में ये अंदर से गुजरता है यहाँ पे। अब ये जो मैंने बताया ना ये एक्सॉन, ये काफी लंबा है, काफी ये लेंथी है।
अब साइटोप्लाज्म काफी घना होता है और घने साइटोप्लाज्म में एसिटिल कोलाइन को ट्रैवल करने में बहुत समय लग सकता है। अब उसको इसके अंदर से ट्रैवल नहीं करना, समझ में आ गया? उसको बाहर निकलना है। तो अब उसके लिए रोल है इन नोड्स का। इन नोड्स पे छोटे-छोटे गैप्स होते हैं, उन गैप्स में होते हैं सोडियम और पोटेशियम पंप। आप समझना ध्यान से। ये जो हमारा एक्सॉन है, इस एक्सॉन पार्ट पे बाहर की ओर तो कैटायन का जमावड़ा होता है। किसका? कैटायंस का, पॉजिटिव आयंस, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन। और अंदर की ओर एनायन होते हैं। तो देखो ए फॉर अंदर, ए फॉर एनायन। नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? अंदर की ओर होते हैं और कैटायन होते हैं बाहर की ओर। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और प्रॉब्लम इसकी ये है कि जो एनायन होते हैं ना, एनायन वो एसिटिल कोलाइन को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एसिटिल कोलाइन को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये एनायन अंदर है, जेली लाइक मेटल में, तो देर लगती है। हमको स्पीडी कंडक्शन चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है पता है? उल्टा करना पड़ेगा चार्ज का। चार्ज को उल्टा कैसे करना पड़ेगा? ये जो अंदर वाले एनायंस है ना, इसको तो भेजना है बाहर, और बाहर के जो कैटायंस है उसको बुलाना है अंदर। तो रिवर्सल करना है चार्ज का। और जैसे ही एनायन बाहर निकलेंगे ना, तो क्या होगा पता है? ये एसिटिलकोलाइन को खींच लेगा एनायंस बाहर। तो एसिटिलकोलाइन क्या होता है? इस नोड से जंप करके सट करके इधर आ जाएगा, अगले नोड पे आ जाएगा। ठीक है? अब ये कैसे होता है देखना। तो अपने आप अंदर की ओर क्या होता है? यहाँ पे एनायन है और बाहर की ओर क्या है? यहाँ पे कैटायन है। समझना ध्यान से। अब इधर इन चार्ज को उल्टा-पुल्टा करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जबरदस्ती वाला काम है। समझ में आ गया? अपने आप तो फ्लो नहीं होगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इनको उल्टा-पुल्टा करने के लिए। अब जैसे होता है ना, जैसे आप लोग क्लास में बैठ जाते हो कहीं पे भी, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से बैठोगे तो बैठ जाओगे। लेकिन हमको ज़बरदस्ती आपको उल्टे-पुल्टे कहीं बिठाना होगा तो हमको बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आपको रोज़ सीटिंग प्लान बताएँगे, आप फिर अपने आप वापस चेंज कर लोगे सीट वगैरह, ठीक है कि नहीं? तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी है। तो ज़बरदस्ती माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो एक्टिवेट होंगे, सोडियम, पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करेंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी एटीपी के रूप में, और एनर्जी खर्च करके क्या होगा, वो पंप क्या करते हैं? पोटेशियम और सोडियम आयंस को तो अंदर खींचते हैं और एनायंस को बाहर फेंकते हैं। तो जैसे-जैसे एनायंस बाहर होगा, सिर्फ ये एक नोड पे होता है, ये एक शीट के ऊपर होगा। जैसे ही एनायंस बाहर हुए, एनायंस क्या करेंगे? उस एसिटिलकोलाइन को खींच लेंगे, सट करके कूद के इधर आ जाएगा, जंप मार के। तो अंदर से साइटोप्लाज्म में से नहीं गुजरना पड़ा। अब जैसे ही इधर आ गया एसिटिलकोलाइन, मैसेज इधर पहुंच गया, तो पीछे वाले जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे एटीपी जनरेशन बंद हो जाएगा, अगले वाले में चालू हो जाएगा। अब जब इधर सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गए, तो अंदर जो हमने कैटायन खींच लिए, तो अपने आप धीरे-धीरे बाहर निकलने लगेंगे और एनायन जो होता है वो वापस क्या है? अंदर जाने लगेंगे। समझ में आ गया? अपने आप ही पहले वाली स्थिति आ जाएगी। चार्ज उल्टा कर देना, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है चार्ज का रिवर्सल, ठीक है? अंदर क्या बुला लेना? कैटायन, बाहर भेज देना एनायन। और फिर जैसे ही एसिटिल कोलाइन अगले नोड पे जाएगा, तो पीछे वापस चार्ज यथावत पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। एनायन तो क्या अंदर चल जाएंगे, कैटायन बाहर जाएंगे। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। समझ में आ गया? तो पोलराइजेशन का उल्टा क्या होगा? डीपोलराइजेशन। तो पोल्स उल्टे करना पोलराइजेशन, वापस पहले वाली स्थिति लाना डीपोलराइजेशन। ठीक है? तो यहाँ पे पहले चार्ज रिवर्सल होगा, ठीक है? एसिटिलकोलाइन जंप करके इधर आ गया तो पीछे डीपोलराइजेशन होगा, आगे पोलराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होंगे, तो ये क्या करेंगे? ये वापस फिर क्या करेंगे? बाहर के जो कैटायंस है उसको अंदर खींचेंगे, एनायंस को ले आएंगे बाहर। तो इस प्रकार से अल्टरनेट फैशन में पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हर अगले नोड पे पोलराइजेशन होगा, एनायंस जो होता है वो बाहर भेजे जाएंगे, कैटायंस अंदर बुलाए जाएंगे, और पिछले वाले पे क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक चेन जैसा बन जाता है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को, और फटाफट एसिटिलकोलाइन बिल्कुल ऐसे वेव के रूप में इधर से ऐसे जंप मारेगा, फिर ऐसे जंप मारेगा, ऐसे फट करके नीचे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में बिल्कुल टिप तक पहुंच जाएगा। ये स्पीड होती है, बताया मैंने, कि 70 मीटर पर सेकंड से 120 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। समझ में आ गया? और फटाफट ये टिप तक आ जाएगा, और फिर टिप पर आने के बाद में यहाँ पर आकर के कुछ स्पेशल एंजाइम सीक्रेट होती है। कौन सी एंजाइम है? डायएस्टरेज। कौन सी एंजाइम है? डायएस्टरेज। ये एंजाइम क्या करती है? इस ये जो गैप है, ये वेसिकल्स, ये मसल्स में धसे होते हैं, और मसल फाइबर जो होता है उसका साइटोप्लाज्म बड़ा घना होता है। मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है काफी घना होता है, ठीक है? तो अब उस घने साइटोप्लाज्म को ये एसिटिलकोलाइन जैसा भारी भरकम प्रोटीन पार नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? एसिटिलकोलाइन के 2 टुकड़े कर देने पड़ते हैं, और टुकड़े करने के लिए एंजाइम काम आती है। तो जैसे इस टर्मिनल वेसिकल में इस जगह पे आ गया ना, ये मसल्स में धसा होता है, और मसल के आगे का जो साइटोप्लाज्म है वो काफी घना है, जिसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। जेली है, बिल्कुल डेंस। तो अब क्या होता है? ये एसिटिलकोलाइन जो होता है साबुत नहीं जा पाएगा उस गैप को क्रॉस करके अगले डेंड्रॉन तक, क्योंकि अगले डेंड्रॉन में भी वेसिकल होंगे एसिटिलकोलाइन के भरे हुए। तो होता ये है, यहाँ पे एक एंजाइम सीक्रेट होती है अंदर की ओर। ये एंजाइम है डायएस्टरेज। ये क्या करती है? इस एसिटिलकोलाइन को 2 भागों में तोड़ देती है। ये 2 भाग कौन से हैं? एक है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल
कोएंजाइम ए और दूसरा है कोलाइन, छोटा सा प्रोटीन। ये दोनों टूटे हुए फॉर्म में ये क्रॉस करेंगे उस गैप को जिसको हम साइनेप्टिक गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक गैप। अभी आगे डायग्राम में दिखा दूंगा। और उस गैप को क्रॉस करने के बाद में जैसे ही दोनों केमिकल्स पहुंचेंगे अगले डेंड्रॉन के वेसिकल तक, तो तुरंत वो वेसिकल पिचक जाएगा, उसको सिग्नल मिल जाएगा, वो वेसिकल पिचक जाएगा, और वो पिचक जाएगा तो फिर वो एसिटिलकोलाइन उसके साइटोन में रन करके उसके एक्सॉन तक पहुंचेगा। सेम प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये गतिविधि होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ये वन वे वाल्व की तरह काम करता है मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। समझ में आ गया? तो आगे हम देखेंगे कि ये सिनेप्स पे एक्चुअल में होता क्या है। समझ में आ गया? तो अगला जो डायग्राम है वो इस प्रकार की साइनेप्टिक कॉर्ड का ही साइनेप्टिक जंक्शन का है। तो ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एक्सोनाइट का टिप है, तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये देखो एसिटिलकोलाइन के वेसिकल्स हैं, ये टर्मिनल है, एक्सॉन का टर्मिनल टिप है ये, ठीक है। तो ये मसल फाइबर में ऐसा धसा होगा, ये लगभग इतना हिस्सा मसल के अंदर धसा होता है। ये गैप मसल का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है कि नहीं का? तो इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, गैप, ठीक है। और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन का वेसिकल है, इसके अंदर क्या है? एसिटिलकोलाइन है, ठीक है कि नहीं क्या? ओके। अब क्या, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है, इसके अंदर क्या भरा हुआ? एसिटिलकोलाइन। और यहाँ पे एसिटिलकोलाइन को तोड़ दिया जाएगा दो भागों में, एसिटिल कोएंजाइम ए और कोलाइन, और ये फिर रिलीज होंगे इधर से। तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ वेट कर रहा है रिसेप्टर सेल्स, रिसेप्टर जो केमिकल है वेट कर रहा है, ये एसिटिलकोलाइन फिर तुरंत जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा यहाँ से, ये फटाफट अपने साइटोन में ये रश करेगा आगे को। तो इस प्रकार से मैसेज होता है। मैसेज हमेशा किधर से किधर जाता है? ये हमेशा देखो, ये हमारा क्या एक न्यूरॉन है, और इस न्यूरॉन के डेंड्रॉन से, देखो डेंड्रॉन है, इससे दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन चिपका होता है। देखो एक्सॉन से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से एक्सॉन, फिर अगले वाले का डेंड्रॉन इधर आ जाएगा, उससे फिर एक्सॉन। समझ में आएगा? तो इस प्रकार से एक तरह से टेल से टो तक एक ही डायरेक्शन में मैसेज कन्वे होता है, ठीक है। इसका एक और बेटर डायग्राम नीचे है, वो और देख लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मसल्स आ गई, देखो अभी क्लियर। तो ये हमारा मसल फाइबर है, मसल की सतह पे ऐसे धसा होता है मामला, ठीक है। तो ये हमारा एक्सॉन, और एक्सॉन मोटर न्यूरॉन है ये। तो मोटर न्यूरॉन का मतलब हो गया ये मैसेज ब्रेन से ला रहा है सेंस ऑर्गन की तरफ। तो ये मसल ही तो है, सेंस ऑर्गन मतलब इफेक्टर ऑर्गन मैंने बताया था ना, ब्रेन मसल्स की मदद से काम करवाता है, तो मसल तक ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन का जो टिप है एक्सॉन का, वो एक्सोनाइट है, इसके वेसिकल्स है ये। अब ये इतनी सी जो जगह है, देखो ये इतनी सी जगह, इसको बढ़ा करके ये दिखाया गया है यहाँ, ये देखो इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पावर हाउस है, ठीक है। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसमें कि एसिटिलकोलाइन भरा हुआ है, ये टूटेगा पहले और दो भागों में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए और कोलाइन, और ये फिर इन टूटे हुए केमिकल्स के रूप में आगे ट्रेवल करेगा। और ये आगे वाला जो हिस्सा है ये डेंड्रॉन है अगले न्यूरॉन का। समझ में आ गया? अगले न्यूरॉन का डेंड्रॉन है। और ये जो गैप है, इस गैप को साइनेप्स बोलते हैं। इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। और इस साइनेप्स में ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसके केमिकल ट्रांसफर होते हैं। तो टूट के हो गए ट्रांसफर, तो कुछ हिस्सा तो केमिकल है और कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिकल है। एक्सॉन में क्या है? ये बिल्कुल करंट की तरह जाता है तेजी से। समझ में आ गया? सार्कोलेमा जो हमारा ये होता है ना मसल फाइबर, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है मसल फाइबर का, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था ना आपने, स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है कि नहीं क्या, और कार्डियक मसल्स। तो ये हमारी स्ट्राइटेड मसल फाइबर है, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये सार्कोलेमा, ये क्लियर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिंपल सा डायग्राम है, चाहो तो ये ऊपर वाला एक बना सकते हो आप लोग, ठीक है। कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, तो वन वे वैल्व की तरह काम करता है ये, ठीक है। ऊपर से एसिटिलकोलाइन आएगा, इस जगह पे एक एंजाइम रिलीज होगी अंदर की ओर, ये एंजाइम डायएस्टरेज है, ये एंजाइम तोड़ेगी एसिटिलकोलाइन को दो भागों में, और टूटे हुए पार्ट्स के रूप में ये ट्रेवल करेगा, इस गैप को पार करेगा, और यहाँ आते ही अगले जो डेंड्रॉन है उसके वेसिकल्स पिचक जाएंगे, उसको सिग्नल मिलता है। तो इस प्रकार से ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैसेज को कन्वे करता है, क्लियर है। तो बच्चों ये था हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। इसके अगला वाला जो हमारा पोर्शन होगा वो हम करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, पूरा समझिएगा, उसके बाद ही आप नोट्स रेडी करेंगे। एक और वीडियो रह गया, वो नेक्स्ट पार्ट में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो पेशेंटली वॉच करने के लिए थैंक्स अ लॉट, एंड बने रहिए चैनल पे।